साथ साथ लिखते चलते हैं और समझते भी चलते हैं। अब यहाँ पे टर्म है हम लोगों के पास, आज की क्लास में जो एक न्यू टॉपिक आप सीखने वाले हैं दैट इज पॉलीजेनिक, POLY। पहले तो ये पॉली वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ऑब्वियस है, यहाँ पे ना एक से ज्यादा जीन्स के बारे में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया यहाँ पे? पॉली, ठीक है। देन पॉलीजेनिक, ठीक है। उसके बाद टर्म क्या आता है हम लोगों के पास? इनहेरिटेंस। देन हम लोगों के पास कौन सा वर्ड आता है? इनहेरिटेंस आता है, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे आप क्लियर करना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे एग्जाम्पल के साथ और क्रिस्टल क्लियर होगा। इनहेरिटेंस पहले मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे ये एक ऐसा इनहेरिटेंस का टाइप है। इनहेरिटेंस का मतलब ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे मेल है और ये फीमेल है, पेरेंट्स है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? पेरेंट्स को ले रहे हैं, ठीक है। इसके पास भी अपने क्रोमोसोम है, फीमेल के पास भी अपने क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ से जो जीन्स है, इसके ऊपर क्या, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। यहाँ भी क्रोमोसोम्स पे क्या होंगे? जीन्स होंगे, ठीक है। तो इसमें से एन मतलब वन सेट इधर से आएगा प्लस, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, वन सेट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, n+n आएगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या इसमें कि जो एक्सप्रेशन होगा, जो क्या होगा, जिस फीचर को यहाँ पे एक्सप्रेस होना है, ठीक है, तो बहुत सारे जीन्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो अपने आप को शो करता है और रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वहां पे गुण कितने दिखेंगे आपको? एक ही, वन फीचर। और क्रिस्टल क्लियर होगा। हो सकता है भी आपके दिमाग के किसी कोने में कोई डाउट होगा, और तब क्लियर होगा जब आप मेरे साथ साथ इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करते हैं, एक दो बार और समझाऊंगी अभी एग्जाम्पल के साथ, कभी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए फटाफट लिखिए मेरे साथ, बताइए बीच बीच में रह रहे कि क्या होता है, ये गायब होता है। एक बार सेव ऐसे कर देती हूँ ताकि ये पेज गायब ना हो पीछे, है ना। अपना सेव भी होगा, मैं आपको लिख भी देती हूँ। Polygenic inheritance refers to the kind polygenic inheritance refers to the kind of inheritance in which the trait। अगर आपको डाउट हो कि ट्रेट का क्या मतलब है, तो आपको पता ही है, ट्रेट और फीचर, और क्या बोल सकते हैं इसको? कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, वही है। और कैरेक्टर is produced from the cumulative effects of many genes in contrast
इन कॉन्ट्रास्ट टू, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, ओपोजिट, है ना। यहाँ पे बहुत सारे जीन्स होंगे मिलके कुछ ऐसा एक्सप्रेस करेंगे कि एक ही कैरेक्टर, एक ही गुण जो है वो उससे रिप्रेजेंट होगा। जैसे आपको याद ही है ब्लड ग्रुप के केस में हम क्या देख रहे थे, बहुत सारे आपको वहां पे जीन्स के अलील्स के टाइप दिखे थे, बट एक्सप्रेस क्या हो रहा था, ब्लड ग्रुप ही, है ना। तो यहाँ पे बट क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ मेनी जीन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू, इसके ऑपोजिट में, तो ऑब्वियस है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस इन कॉन्ट्रास्ट टू मोनोजेनिक 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 इनहेरिटेंस, आई में सुनिएगा, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। एक बार ये थोड़ा सा एक दो और टॉपिक है, जैसे मैं बेसिक दूंगी तो ज्यादा जो डिसऑर्डर्स है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। यही सारी चीजें तो आगे काम आने वाली है ना आपको डिसऑर्डर्स को समझने में। कॉन्ट्रास्ट टू मोनोजेनिक इनहेरिटेंस इन विच द ट्रेट रिजल्ट्स फ्रॉम, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो तरीका था उसमें क्या हो रहा था कि जो रिजल्ट आपको दिख रहा था, ठीक है, वो सिर्फ एक जीन का एक्सप्रेशन था, विच इन विच द ट्रेट रिजल्ट्स फ्रॉम द expression of one gene, from the expression of one gene, यानी इसके ऑपोजिट है अभी तक जो हम ट्रेडिशनली सीख रहे थे, और इसको क्या बोल सकते हैं, वन जीन पेयर, वन जीन पेयर। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, जैसे एग्जाम्पल आप इसका देखेंगे आसानी से आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं, एक रफ पेज में ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप ये बताओ मुझे कि ह्यूमन में स्किन कलर कितने टाइप के होते हैं, एक बार सोचिए, सोच के देखिए, क्या आप काउंट कर सकते हैं क्या। ये भी नहीं बोल सकते कि कोई कंप्लीट डार्क है, उसकी व्हाइट एंड व्हाइट टोन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो अगर हम किसी ह्यूमन के, ठीक है, स्किन टोन को देखना स्टार्ट करें, किसको देखना स्टार्ट करें, स्किन टोन को, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी वैरायटी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे आई कलर है, ब्राउन भी होगा, ब्लैक भी होगा, उसके मिड का भी होगा, ग्रीन भी होगा, स्काई कलर, बहुत सारे कलर्स हैं। हाइट है तो वैरायटी ऑफ हाइट के भी लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग हाइट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाइट की। अब जैसे 5 फीट है, तो 5 फीट 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, ऐसे ऐसे करके होता है ना। कि ये सब क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसको भी नोट करना क्या है, जरूरी है, तो लिख लीजिए मेरे साथ साथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं हम लोग, लिख लीजिए सम एग्जाम्पल्स ऑफ some examples of polygenic inheritance, polygenic inheritance are polygenic inheritance are, क्या हो गई यहाँ पे, फटाफट लिखते चलिए। चलिए, पहला लिखिए, पहला या स्टार बना के भी लिख सकते हैं, एरो देके भी, क्योंकि मैं ह्यूमन और स्किन का कलर जो आई कलर वगैरह है वो एक साथ लिख रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए, ह्यूमन ह्यूमन
skin and eye color, human skin and eye color, ये भी हो गया है ना। हाइट लिख लीजिए, ह्यूमन का ही ले रहे हैं हम लोग, है ना। हाइट लिख लीजिए, हाइट एंड वेट एक साथ लिख लीजिए, क्या जाता है लिखने में, है ना, समझ आना चाहिए बस। अब वेट क्या है, फिक्स्ड थोड़ी है कि चाहे तो कोई 20 kg का हो, चाहे कोई 50 kg का हो, मतलब ये काउंटलेस है। आप बता नहीं सकते कि कितने वेट के, कितने तरीके के वेट के ह्यूमंस जो हैं वो आपने सुना होगा, है ना। अब जैसे इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। वैरायटी ऑफ IQ लेवल होता है सारे बच्चों का, है ना, सारे लोगों का। इंटेलिजेंस इन पीपल, इंटेलिजेंस इन पीपल, ये बहुत बेसिक बेसिक से क्या है, एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ताकि आपको समझने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा ना, ये तो पॉजिटिव फॉर्म में हमने देखा है जो ह्यूमंस का फीचर होता है, ठीक है। आपने बहुत कॉमन सुना होगा थोड़ा ना, अगर हम लोग डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स तो नहीं बोल सकते, डिजीज के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप डिजीज के रिगार्डिंग समझना स्टार्ट करते हैं, तो सपोज कीजिए कोई शुगर पेशेंट है, ठीक है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। डायबिटीज जो है वो दो तरीके का होता है, एक है डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, एक है टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा डेंजरस क्या होता है यहाँ पे, टाइप 2 डायबिटीज, ये ज्यादा डेंजरस होता है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, नो इंसुलिन प्रोडक्शन, तो ये हो गया ना डेंजरस, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं हमेशा, नो इंसुलिन प्रोडक्शन इन बॉडी। समझ ही रहे हैं, कंपनी की बात तो कर नहीं रहे, बंदे को है तो उसी की रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे फेल है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि उसके इंसुलिन से रिलेटेड बॉडी में बहुत सारी फिजियोलॉजी जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। अब किसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज है, कैंसर है, ऑर्थराइटिस है, जो जॉइंट पेन वगैरह ऑर्थराइटिस की जो बीमारी होती है, ठीक है, इन सब को भी हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं, इन सबको भी हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर काउंट करने का काम करते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो पॉलीजेनिक मतलब पॉलीजीन्स, अगर आपको अभी भी समझने में दिक्कत आ रही है तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा पॉलीजीन्स, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा जीन्स के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, ठीक है। एक छोटी सी बात समझिए कि कई बार क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। मैं जानबूझ के बहुत बेसिक आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि चैप्टर 5, 6, 11 और 12, बस इतना मैं कराने में आपका टाइम लूंगी। उसके बाद आप मेरे से बोलिए कि 1 मंथ में मुझे सिलेबस चाहिए, मैं 1 मंथ में करा दूंगी। सबसे अच्छे से आपको ये जेनेटिक्स, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें मुझे आपके साथ बच्चों की तरफ बनाना पड़ेगा। मतलब अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन है तो कैसे ये अपने को मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम चिपका हुआ है, मैंने बोला देखो ऐसा 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 होता है, आप कभी नहीं समझ सकते, आपको कभी समझ नहीं आएगा। छठा चैप्टर जो है ये बच्चों के साथ साथ मुझे एक एक चीज लिखनी पड़ती है, तो ये टाइम लेता है थोड़ा सा। इन दोनों का हाफ हाफ 11 में जाएगा, मान लीजिए जा रहा है कितना, मतलब हाफ मंथ का, मतलब इसमें हाफ मंथ जा रहा है और हाफ मंथ इसमें जा रहा है। उसके बाद अगर आप मुझे बोले शायद ये चारों चैप्टर करने के बाद हम लोग अच्छा खासा 2-3 मंथ्स में कर लेंगे, उसके बाद 1 मंथ के अंदर मैं पूरा 12th कंप्लीट करा देती हूँ। हमेशा हर बैच का यही है, क्योंकि रिजल्ट जो है यही चारों चैप्टर, रिजल्ट नहीं सॉरी, 90+ जो मार्क्स है ना वो उन्हीं बच्चों के आते हैं ना जिनका ये 4 चैप्टर अच्छा होता है, ठीक है।
तो तभी आपको लग रहा होगा, तो मैं ज्यादा एक छोटा सा टॉपिक मैं उठा रही हूँ, बट मैं उसको समझाने में आपको ज्यादा टाइम लगा रही हूँ। मैंने लिखा, बट लिखने से काम नहीं चलता, उतना अच्छा आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे, अगर आपको कभी घबराहट हो कि नहीं ऐसा लग रहा है हमारी बुक में नहीं है या फिर कुछ एक्स्ट्रा है, तो आपको वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपकी फिनिशिंग कर रही हूँ उस टॉपिक की, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये डिजीज वाला जो, इसको लिखिए जल्दी जल्दी, मैं भी हाथ चलाती हूँ, आप लोग भी लिखिए मेरे साथ साथ। थोड़ा इधर कुछ क्लासेस से है ना, टेक्निकल एरर की वजह से गायब हो जाता है, तो बीच बीच में मैं सेव भी यस करती मैम। जा रही हूँ। हाँ चलिए, फटाफट लिखिए मेरे साथ। वहाँ पे इतने डिटेल में नहीं हो पाता ना सलमान, जैसे कराती हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि आराम से इत्मीनान से जो है थोड़ी डिटेलिंग भी हो जाती है। चलिए, यस मैम। टाइप 2 डायबिटीज, हाँ टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा डेंजरस होता है, ये खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, CAD इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज कोरोनरी हार्ट डिजीज। CHD ये तो हो गया, एक होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज है ये, कैंसर काफी कॉमन है, सुनते हैं आप लोग डे बाई डे। एंड ऑर्थराइटिस तो बहुत कॉमन है आज के दिन में। एंड ऑर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस भी ज्यादातर आजकल का जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है उस वजह से बहुत, पहले तो था कि कम लोगों में होता था, बट आजकल तो कॉमन हो गया। ऑर्थराइटिस ऑल्सो आर ऑल्सो deemed as a polygenic polygenic मैम ऑल्सो इसको के भी बाद हम क्या लोग क्या लिखें? करते हैं, ऑल्सो के बाद DEEMED, डीम्ड एज, ठीक है, यस मैम। ऑल्सो डीम्ड एज अ पॉलीजेनिक। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं हम। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी लिख लीजिए, कई बार होता है, अब कोई बाय बर्थ तो डायबिटीज का पेशेंट नहीं होता ना, कई बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो जन्म से नहीं होता किसी को, बट आगे जाके होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो है वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, उसके लिए लिखने में क्या जाता है। however however these conditions are not just genetic, since polygenes can be since polygenes can be influenced by can be influenced by environmental factors, environmental factors। ठीक है, हो गया, अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको आगे कोई डाउट होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, बहुत कॉमन कॉमन से हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना नोट कर लीजिए पहले। आते आपने आपने अपना एग्जाम नवंबर में बताया था ना? शायद नवंबर अक्टूबर में बताया में। था। अच्छा, अक्टूबर में,
सितंबर अक्टूबर, अच्छा ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगी मैं। उसमें तो 6 चैप्टर मैम भी होगा ना मॉलिक्यूल? मैम सीबीएसई वाला। नहीं, इन लोग का ये मिड टर्म का हो रहा है स्कूल में। अच्छा स्कूल वाला। हम्म। वो तो आप लोगों का भी होगा ना, फर्स्ट टर्म वाला तो सबका सेम ही है, सीबीएसई ले रहा है ना, है ना? 20 नवंबर से। हाँ हाँ। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ना एक नेक्स्ट टॉपिक में आपको, इसमें कोई दिक्कत किसी को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में? नो मैम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक और टर्म है आपके पास, दैट इज प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म। सुना होगा आपने, जरूर सुना होगा, बट हाँ ये है कि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उल्टा है इसके। कैसे? बहुत पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? ऐसे समझ नहीं आएगा मैं बोल क्या रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे प्लियोट्रॉपी लिख देती हूँ, PLEITROPY, प्लियोट्रॉपी। बिल्कुल शॉर्ट में अगर आपको समझाना हो, किसी कोई आपसे पूछे मुझे बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लियोट्रॉपी, ठीक है? आपको बोलना है ऐसा, when a single gene exhibit multiple phenotypic expression। मतलब शॉर्टकट में रफ में लिख रही हूँ, अभी मत लिखिए। मतलब क्या है कि सिंगल जीन है और इसके पास इतनी पावर है कि ये सिंगल जीन क्या कर सकता है, मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन कर सकता है। बस इतनी सी बात है, पहले आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन, मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन। फेनोटिपिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? उतने सारे गुण, उतने सारे फीचर ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन। कौन कर रहा है? सिंगल जीन कर रहा है। इस घटना को, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे एक ऐसा इफेक्ट है जीन का जिसमें एक सिंगल जीन मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करने का काम कर रहा है, ठीक है? और ये ऐसा वाला जो सिंगल जीन होगा ना, इसको कुछ नाम देना पड़ेगा ना, है ना? तो इसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। चलिए समझ आ गया होगा, अभी तो देखिए थोड़ा साथ साथ लिखिए अभी। देखिए प्लियोट्रॉपी जो है इसको देखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे क्या है, लिखिए शॉर्टकट में, छोटा ही लिखूंगी। द इफेक्ट ऑफ the effect of a gene on a single on a single phenotype or trait, on a single phenotype or trait, ठीक है? यानी कि क्या होता है इसमें, where where a single gene, where a single gene can exhibit multiple phenotypic expressions, can exhibit multiple phenotypic expression। आसान सा है। और ऐसे जीन को जो ये सब शो करने का काम कर रहा है, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है?
सर्च ऐसे उसके आगे कंटिन्यू भी कर सकती थी मैं। सर्च genes are called as pleiotropic genes. Pleiotropic genes, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, अब प्लियोट्रोपिज्म जो है ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? अब ऑब्वियस है, हम बोल रहे हैं कि एक जीन है, ये वन जीन है, और ये बहुत सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे, एक ये एक्सप्रेशन कर रहा है, ये भी एक्सप्रेशन कर रहा है, ये भी एक्सप्रेशन कर रहा है। तो ये कहाँ हो सकता है? ये ऑब्वियस है कि हमें मेटाबॉलिज्म के केस में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिजीज या डिसऑर्डर जो है इसके एग्जाम्पल में आता है, बेस्ट एग्जाम्पल में, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या आता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, उसके बाद ना एक पेज पूरा जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया पे। रीजन क्या है, आगे आपको पढ़ना है, तो वहां पे मेरी मेहनत बच जाएगी थोड़ी सी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो पहले इसका ना ये क्लासिक एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में लिख लीजिए फिनाइल कीटोन्यूरिया। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फिनाइल कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया आप ही के बुक का है, स्पेशल है, ये अलग से पूछा जाता है इसको। सीधा 3 मार्क्स का नोट्स आता है इसके ऊपर, राइट अ नोट ऑन फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इसको अब मैं एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ, तो ये पेज फटाफट कंप्लीट कीजिए। हो गया होगा वैसे आपको। आगे बढ़ती हूँ। यस मैम। हाँ, अब ना मैं इसको समझाऊंगी, बहुत ध्यान से आपको समझना है फिनाइल कीटोन्यूरिया को। जब मैं आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, है ना, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को पढ़ाते वक्त स्पेशली आपके पास क्या है, ये एक डिसऑर्डर आता है ना, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। एक उल्टा करके नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको वहां पे टिक करना पड़ता है कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है किसका? प्लियोट्रोपिज्म का। किसका? ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। अब हम लोग हेडिंग देते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिनाइल कीटोन्यूरिया। मतलब एक्सप्लेनेशन हम किसको करने जा रहे हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया को। फिनाइल कीटोन्यूरिया, बस अपना दिमाग यहाँ पे रखिए, हो ही नहीं सकता आपको समझ नहीं आए। पहली चीज, सबसे पहली बात, ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। बिल्कुल शॉर्ट में और क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगी आपको। ये क्या है? इनबॉर्न मैम एरर। एक बार फिर से बोलिएगा। हाँ देखिए, मैं लिख रही हूँ यहाँ सामने, इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म। ये देखिए ना, लिखती जा रही हूँ मैं साथ में, इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इस पे डायरेक्ट नोट्स आता है तो मैं रिस्क तो लूंगी नहीं, तो मैं ये लिखती जा रही हूँ, इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या है ये, व्हाट इज दिस, है ना। तो दूसरा स्पेशल पॉइंट, इसका एक भी पॉइंट ना मिस करने लायक नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है, मैं सारे पॉइंट आपको, इसका क्या मतलब है इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म? मतलब बच्चे के पैदा होते के साथ उसके बॉडी में ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है। क्या होता है सो मैं बताऊंगी अभी आपको आगे। दूसरी चीज क्या है, कैसे इनहेरिटेड होता है, तो ये इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, देखिए PKU, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, क्या होता है ये? इज इनहेरिटेड एज कैसे इनहेरिट होता है ये?
अब यहाँ पे आपका एक स्पेशल टर्म आ जाएगा। टर्म का मतलब जो आपको इस पूरे चैप्टर में आगे जाके चलेगा। तो एटलीस्ट यहाँ पे दूरी से लिख देती हूँ। एज द टर्म आ रहा है आपके पास कैसे? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। मैं समझा रही हूँ ये क्या है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें थोड़ा ये भी समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इसको समझिए। ये सेल बना दिया मैंने आपका। यहाँ पे क्या है, ये रहे क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, मैं गिन नहीं रही, ऐसा नहीं कि आप काउंट करने बैठ जाइए बोलिए मैडम आपने 23 पेयर नहीं बनाया। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ 1 से लेके यहाँ 23 पेयर तक बनाया। आपको पता है आपकी बॉडी में हर एक सेल में क्या है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसका मतलब 46 है। टोटल नंबर कितना है इनका? 46 है, ठीक है। 46 जब ये है तो इसमें अगर 23rd पे आगे जाके कोई डिफेक्ट होगा ना तो उसको हम लोग सेक्स लिंक्ड ट्रेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑटोसोमल बोला जा रहा है। 1 से लेके 22 तक के जो पेयर हैं इनको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं, राइट? कोई दिक्कत इसमें? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि ये सेक्स क्रोमोसोम से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में जो हेरा फेरी हो रही है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इसके एक ऑटोसोम में यहाँ पे डिफेक्ट है। दूसरी बात, ट्रेट मतलब आप जानते हैं। दूसरी बात रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब है कि इसको मदर साइड से भी एक डिफेक्टेड मिलना चाहिए और इसको फादर साइड से भी एक डिफेक्टेड मिलना चाहिए, तभी तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना। अगर ये डोमिनेंट होता तब तो एक ही होता तो उसको बीमारी हो जाती उस बंदे को। बट यहाँ पे क्या है, इसको दोनों डिफेक्टेड चाहिए। क्योंकि रेसेसिव ट्रेट की क्या खासियत है? इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। याद आया? कोई भी दुनिया का जो रेसेसिव गुण होता है ना, रेसेसिव जो ट्रेट होता है, वो अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करता है जबकि आप उसको दोनों कैसा बनाइए? होमोजाइगस बनाइए। ये तो इनिशियल क्लासेस में सिखाया था मैंने आपको। चलिए, तो आपको ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट का मतलब समझ आ गया होगा। आगे देखिए, धीरे धीरे आपको मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट भी तो समझाना है किसमें होता क्या है। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा लिखिए, मैं ऐसे पॉइंट्स बना रही हूँ, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जिसको ये डिसऑर्डर है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, इट अकर्स ड्यू टू lack of a specific enzyme, ठीक है, जो क्या करता है? जो कि स्पेसिफिक एंजाइम दैट कन्वर्ट्स phenylalanine, that converts the amino acid phenylalanine, फिनाइल के बाद अलानिन लगा लीजिए, फेनाइलअलानिन इनटू टायरोसिन। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। सुनिए, बच्चे को होता क्या है, मतलब इनबॉर्न डिसऑर्डर इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसमें होता क्या है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज कीजिए फिनाइल अलानिन। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? फिनाइल अलानिन, ठीक है। फिर क्या होगा, जब मैंने फिनाइल अलानिन लिख दिया तो यहाँ पे ऐसा डिफेक्ट है इसको कि ये जो फिनाइल अलानिन है इसको कन्वर्ट होना चाहिए था किसमें? टायरोसिन में। इसको किसमें कन्वर्ट होना चाहिए था? टायरोसिन में। ये नॉर्मल है, इसको किसमें कन्वर्ट होना चाहिए था? फिनाइल अलानिन को टायरोसिन। हमारी बॉडी में होती है कन्वर्ट। अगर आपका दिमाग सही सलामत तरीके से काम कर रहा है, अगर आपका नर्वस सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब ये मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में ठीक है।
हमारी बॉडी में ऐसी फैसिलिटी है कि फिनाइल अलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आप यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिनाइल अलानीन जो है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में, तो इसको कन्वर्ट करने का काम, अब देखिए मैं एंजाइम का नाम याद करा रही हूँ, कितना आसान है इसको याद करना। ऐसे याद कीजिए, नाम क्या है यहाँ पे, फिनाइल अलानीन, जो पहला अमीनो एसिड है जिसको कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो एंजाइम का नाम लिखिए, ऐसे ही मैं लिख देती हूँ, एंजाइम फिनाइल अलानीन, एंजाइम फिनाइल अलानीन, एंजाइम फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल अलानीन तो यहाँ से उठाया आपने, है ना, और आगे लिख दीजिए हाइड्रोक्सिलेज, HYDROXILASE। अगर ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, मैं इसके नीचे ये भी लिख देती हूँ, ये क्या है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये केस मैंने किसका बनाया है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का बनाया है। किसका बनाया है मैंने, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का। इतना आसान और इजी रिप्रेजेंटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर बैच में मैं बच्चों को ऐसे ही समझाती हूँ, हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा बोले कि अब हमें समझ नहीं आया। सबसे आसान और इजी तरीका है, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं, क्या मैम अगर एक बार ये, थोड़ा सा फिर हाँ से बोल दीजिए, मैं नेटवर्क इशू था। देखिए, अच्छा देखिए, ये जो फिनाइल अलानीन है, ठीक है, इसको हमारी बॉडी में टायरोसिन में कन्वर्ट होना जरूरी है, और इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एंजाइम फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज करता है। फिनाइल अलानीन को अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने में या स्पेलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, अक्सर इसको अलग अलग भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका अपोजिट केस लिख रही हूँ। अपोजिट केस का मतलब, अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे इसका लैक दिखाएं, लैक का मतलब, पहले एक लाइन यहाँ करते हैं तभी तो ये रिप्रेजेंट होगा उस तरीके से, है ना, और दूसरी लाइन, अगर हम इसकी कमी दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं भाई, कोई पर्सन ऐसा है जिसके अंदर ये एंजाइम गायब हो जाए, जिसके अंदर क्या हो जाए, ऐसे ही आप भी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, छोटा ही कर देते हैं इसको यहाँ तक, हाँ ठीक है, चलिए सही है। और ये सेकेंड कंडीशन जो है वो मैं क्या शो करना चाह रही हूँ यहाँ पे, अगर ये एंजाइम ना हो, अगर क्या हो, लिखा है ना मैंने, इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए लैक ऑफ, अगर आपको याद करना है दोबारा लिखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया लैक ऑफ, यहां से उठाइए, लैक ऑफ फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, लिखिए उसको, ठीक है। तो जब इसकी कमी होगी तो क्या होगा, इसकी कमी होगी तो ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ हो जाना, है ना। तो इसकी कमी होने से क्या होता है कि जिसको बनना चाहिए था टायरोसिन, टायरोसिन की बजाय ये किसमें कन्वर्ट होने जा रहा है, टायरोसिन की बजाय ये अपने आप को फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है ये, फिनाइल पायरुविक एसिड में ये अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए फिनाइल, फिनाइल पायरुविक, फिनाइल पायरुविक एसिड। अच्छा, पहले ये मेटाबॉलिज्म समझ आया सबको, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, किसी को आपको समझाना हो, क्या बोलना है आपको, आपको ये छोटी सी बात बोलनी है। देखिए, हमारी बॉडी में फिनाइल अलानीन नाम का जो अमीनो एसिड, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं, आपको बायोमोलिक्यूल्स में सिखाया था मैंने, है ना, तो उसमें से ये फिनाइल अलानीन जो है ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जो फिनाइल अलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मैंने यहाँ पे लिखा है, कौन करता है, ये फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज करता है। फिर क्या होगा, अगर आप फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज को गायब कर दें, मतलब आप नहीं करते हैं, ये इनबॉर्न एरर होता है, ठीक है, जेनेटिकली होता है, ये लिख दिया है मैंने शुरुआत में, ठीक है। तो अगर ये फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज गायब हो जाएगा, मतलब नहीं होगा,
तो जो टायरोसिन यहाँ पे बनना चाहिए था उसकी बजाय क्या हो गया, फिनाइल पायरुविक एसिड यहाँ पे बन गया। बस क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। क्या होगा इसकी वजह से, तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। ये जो पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है, ठीक है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही आपको कॉपी करना है। इसको कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और बच गया है ये जो है। तो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, ठीक है। आगे लिख लीजिए, सिम्टम्स भी लिख लेते हैं। जैसे थर्ड पॉइंट, सपोज कीजिए थर्ड पॉइंट था, ठीक है, और मैंने फोर्थ पॉइंट, मतलब आपने एग्जाम में एग्जामिनर को क्या किया, ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो चौथे पॉइंट के तौर पे समझाया। ये देखिए, है या नहीं, है ना। ये पूरी स्टोरी की समरी है, यहाँ पे आपने समझा दिया यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो इसको शॉर्ट में मैंने लिखा ही। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या जाएगा इसके, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ पॉइंट में लिख लीजिए कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आगे लिखिए एक्यूमुलेशन ऑफ, तो क्या हुआ भाई, क्या हो गया उससे, तो वही तो हम समझा रहे हैं आगे कि accumulation of these phenyl pyruvic acid, these phenyl pyruvic acid, इसके साथ कुछ अदर डेरिवेटिव्स भी बनते हैं, तो दोनों को लिख लेते हैं हम लोग एक साथ। फिनाइल पायरुविक एसिड and other derivatives lead to other derivatives, क्या करेंगे ये, मतलब एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। फिनाइल पायरुविक एसिड भी एक्यूमुलेट हो रहा है, और जो अदर डेरिवेटिव्स हैं ये भी एक्यूमुलेट हो रहा है। कहाँ पे, इन द ब्रेन। बस हो गई कहानी ओवर। भाई ब्रेन में ही जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो नर्वस सिस्टम तो हिलेगा ही, है ना। इन ब्रेन, कहाँ हुआ ये, ब्रेन में हुआ। results in mental retardation, यही मैं बोल रही थी यहाँ पे, mental retardation। क्या हो रहा है इसकी वजह से, मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है ना। चलिए आगे देखिए। अब अगर ये सारी चीजें यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन को लीड कर रही है, तो एक और चीज हो रहा है, ये सब जो है ना, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता रहता है, क्योंकि किडनी जो है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। किडनी इसके मामले में अपना पुअर एब्जॉर्प्शन शो करता है, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए, these are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney, because of its poor absorption by kidney, ठीक है। बस ये आपको समझ आ गया होगा, पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर। तो ये 3 मार्क्स का डायरेक्ट नोट्स आता है, जिसमें आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है और समझाना है आपको, है ना। ये नोट हो गया होगा आपसे। तो ये आपने क्या सीखा अभी अभी यहाँ पे, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग प्लियोट्रोपिज्म पढ़ रहे थे,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या सीखा हमने, फिनाइल कीटोन्यूरिया। आगे जाके सेम जो है ये मुझे अब आपको कराना नहीं पड़ेगा वहां पे, जब मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको पढ़ाऊंगी तो ये इसलिए नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में और प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ मैंने आपको समझा दिया है। अब होता क्या है, जो ऐसे पेशेंट होते हैं, ठीक है, उसमें फेनोटिपिक एक्सप्रेशन के तौर पे क्या देखने को मिलता है कि इट ऑल्सो, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे कीजिए, अदर फेनोटिपिक एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, अदर फेनोटिपिक एक्सप्रेशन चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसके लिए। इसमें क्या होगा, अगर किसी को फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, अगर किसी को क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में ना स्किन पिगमेंटेशन भी होगा, मतलब स्किन जो है वो डार्क कलर्ड होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, ऐसे लिख रही थी मैं इसको, अदर फेनोटिपिक एक्सप्रेशन, अदर फेनोटिपिक एक्सप्रेशन, अदर फेनोटिपिक एक्सप्रेशन, इसमें लिखिए आप a reduction in मतलब कमी होगी, a reduction in hair and skin pigmentation, hair and skin pigmentation, skin pigmentation, उसकी पिगमेंटेशन की क्या होगी, कमी होगी, है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया देखने का ना दिखा भी देते हैं, वैसे जो चाइल्ड होते हैं उसको ये शो भी कर देते हैं। चलिए ये ओपन होता है तो देखते हैं। ये देखिए इतने सारे ना इसके, इस बच्चे के सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये तो ठीक करा था मैं, गया कहाँ, ये देखिए इतना सारा जो है इसको बताया जा रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्या पता फिर गायब हो जाए तो, है ना। पहले मैं इसको जूम कर देती हूँ यहाँ पे, रखिए अभी, हाँ नहीं तो ऐसे तो नजर ही नहीं आएगा स्क्रीनशॉट में, धुंधला ही है ये, क्लियर नहीं है बहुत अच्छा। एक्जिमा भी होगा, माउजी ऑर्डर भी होगा, मेंटल रिटार्डेशन आपने लिख ही लिया, हाइपोपिगमेंटेशन आपने लिख ही लिया, है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आपने लिख ही लिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है आपने लिख ही लिया, सब कुछ लिख ही लिया आपने। चलिए हो गया ये, ऐसे कोई खास जरूरत नहीं थी इसकी। इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या है, ये सारे लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं अगर किसी बच्चे को हो तो। जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस वजह से आगे भी पढ़ाती हूँ मैं, आगे भी आएगा ना जब मेंडेलियन डिसऑर्डर, वहां पे भी सुनने को मिलता है। बच्चे का बैड लक होता है जिसको ये हो जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना। इसको शॉर्ट में पीकेयू देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए ना इसके विद इन ब्रैकेट में पीकेयू ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। और ये क्या है, देखिए एक अच्छी बात क्या है, 11th में मैं जब आप लोगों को टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स बता रही थी, क्या बता रही थी मैं, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जब मैं बता रही थी, तो वहां पे मैंने आपको क्या सिखाया था, इसका स्ट्रक्चर याद करना बहुत इजी है, फिनाइल अलानिन और टायरोसिन का कन्वर्ट होना चाहिए था इसमें, बट वो कन्वर्जन किस में हो जाता है, वो कन्वर्जन हो जाता है
ये फिनाइल है, ये केमिस्ट्री का क्या है, फिनाइल है, ठीक है। और अलानीन जो अमीनो एसिड था उसमें जब आपने फिनाइल लगा दिया तो उसका नाम क्या बन गया, फिनाइल अलानीन बन गया। क्या बन गया, फिनाइल अलानीन बन गया, ठीक है। ये सारी चीजें छोटी छोटी, ये पेज आपने नोट ही कर लिया होगा, एक तो खैर बीच में मिस हो गया, खैर कोई बात नहीं। नीचे वाला तो आपने मेरे साथ साथ लिखा होगा ना, 4 पॉइंट मैंने इसको बना दिया था जो रिप्रेजेंट, बताइए कितनी मेहनत करी थी उसको लिखने में, गायब हो गया यहाँ से। एंजाइम का नाम भी, एंजाइम है उसका नाम भी गायब हो गया यहाँ से। फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पे लिखा होगा आपने, नीचे मैंने लिखा था नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, फिर यहाँ पे एरो करके लैक ऑफ फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फिर बनता क्या है, फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये क्या होगा, यूरिन से भी एक्सक्रीट होगा, तो वो सब वहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? फिर मैं ना थोड़ा और टाइम दे के आपको कल कराती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से हमने 2 टॉपिक करे हैं आज हमने, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अब एक नया फ्रेश टॉपिक मुझे सेक्स डिटर्मिनेशन का स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ उसको मैं कल स्टार्ट करती हूँ। आज आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सीखा है और प्लियोट्रॉपी सीखा है, यस ठीक मैम। है। हाँ चलिए, बाकी हम लोग कल करते हैं।